खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं सईद काजी। नाजरीन, वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब का कहना है कि अपोजिशन जो है किसी बड़े हादसे की तरफ हमें खुदा न खास्ता धकेल रही है। ये क्या मामला है और या इंतशार की तरफ धकेल रही है? शायद वो इशारा कर रहे हों नो कॉन्फिडेंस का, वो तो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बहरहाल इनका क्या मतलब है ये बात करेंगे भट्टी साहब से। भट्टी साहब आज इस्लामाबाद में हैं और इसके साथ जहांगीर तरीन साहब और हुकूमत के दरमियान क्या सुलह है? अभी उनके बयानात आ रहे हैं, कभी वो कहते हैं मैं PTI में हूँ और साथ मुलाकातें भी वो इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन हैं उनसे कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस में 1400 पाकिस्तानियों के नाम हैं जिसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं और इसमें ज़्यादातर पैसा किन अदवार में ट्रांसफ़र हुआ वो खबरें भी आ रही हैं। अभी नाम बहुत सारे नहीं आए, कुछ ही आए हैं, इस पर बात करेंगे। और वज़ीर आज़म के दौरे रूस की क्या अहमियत है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब जो टेंशन यूक्रेन वाले मामले पे है वो बढ़ गई है और 1,90,000 फ़ौजें यूक्रेन के एक मुतनाज़ इलाके में रूस ने दाखिल कर दी हैं। तो भट्टी साहब, अभी हमारे साथ कुछ हमारे मुअज़्ज़िज़ान और माहिरीन भी होंगे, मगर आप इस्लामाबाद में हैं। भट्टी साहब, ये क्या खुदा न खास्ता हादसा या इंतशार की बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब? अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ खबरें हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, आप तो बड़ी सारी उम्र आपने ट्रैवल किया, लिखा होता है स्पीड आहिस्ता कर ले, आगे मोड़ खतरनाक मोड़ है। अब अगर ड्राइवर को शौक हो खतरनाक मोड़ पे जाके टकराने का, फिर हादसे का मौजूद तो वही होगा। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद इस वक्त हकायक से बहुत दूर है। वो किसी और ही दुनिया में जी रहा है। उसे अंदाज़ा नहीं कि वो कितनी बड़ी गलतियों की तरफ बढ़ रहा है और गलतियां करता जा रहा है। तो शेख रशीद साहब बड़े दाना मिनिस्टर हैं, पुराने रहे हैं। आप वो देखें, ये नहीं कह रहे कि अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती, वो हादसे की निशानदेही कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ड्राइवर हादसे के मूड में है और उसको उसके करीबी दोस्तों ने, उसके वेल विशर ने बेपनाह समझाया है कि बाद आ जाए, लखा हुआ स्पीड आहिस्ता कर ले, आगे खतरनाक मोड़ है, रोड स्लिपरी है, किसी वक्त भी गाड़ी खाई में जा सकती है। लेकिन उसका ख्याल है कि खाई में फ्लाइंग गियर जो गाड़ी में गिरेगी तो फ्लाइंग गियर उसको उड़ा देगा, जबकि गाड़ी में फ्लाइंग गियर होता नहीं। तो आगे वक्त बताएगा क्या होगा। अच्छा, लेकिन मैं मेरा ख्याल है इस वक्त हक़ाइक़ से बहुत दूर है। मैं आपको सुनवा ही देता हूं ताकि कोई इसमें ना गुंजाइश ना रहे किसी किस्म की कि वो उन्होंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए शेख रशीद साहब ने। सुनाएं जी। इनको समझ ही कुछ नहीं आ रही। ऐसे वक्त में ये इंतशार की तरफ जा रहे हैं जब इंतशार और खलफशार, मेरे लफ्ज दोबारा सुन लें, इनकी सियासी गलतफहमियों से कोई बड़ा सियासी हादसा हो सकता है और ये इंतशार और खलफशार इनके गले पड़ेगा। अच्छा, अब ये इन का लफ्ज इस्तेमाल करें, अब इन तो एक जनरलाइज टर्म है, किसकी मलिक साहब आपको लगता है? ये अपोजिशन को कह रहे हैं बेसिकली। अच्छा, इनसे मुराद अपोजिशन है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इनकी बात को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? देखिए काई साहब, जब आप इंतशार की बात करते हैं इसका मतलब आपको गैर जमहूरी गैर आइनी बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि अगर आप अदम एतमाद की बात करते हैं वो आपका जमहूरी हक है, मैक्सिमम नाकाम हो जाएंगे, एक टाइम लिमिट आप फिर कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि शेख साहब जो बिटवीन द लाइन ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम नाकाम हुए, हमसे मुराद हुकूमत और अपोजिशन पॉलिटिशियन नाकाम हुए, तो कोई ना कोई गैर जमहूरी कोई सेटअप आ सकता है, गैर जमहूरी को तर्ज आ सकती है। तो इंतशार तो बड़ा सीरियस मैटर है, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है ये। अच्छा यार, ये भी मैं सुनवा दूं भट्टी साहब आपको भी और मलिक साहब आपको भी, अदम एतमाद के हवाले से भी कुछ खदशात का इज़हार किया उन्होंने, सुनाइएगा। और ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के हालात और वाकयात क्या हैं और ये किस तरफ जा रहे हैं। सो इनको अकल के नाखन लेना चाहिए, वरना ये भी हो सकता है कि तारीख लिखी जाए कि इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से मुल्क किसी कई मसाइल में उलझ गया था। बाद में फिर ये रोना रोएंगे कि फ़ोन कॉलें आ गई थी, फलां हो गया था। जी भट्टी साहब, ये अब ये दोनों बातें हो सकती हैं। क्या इन्हें कोई खतरा लग रहा है शेख रशीद साहब को अपनी गवर्नमेंट, क्योंकि ये इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, कैबिनेट का हिस्सा है, या ये क्या बात कर रहे हैं भट्टी साहब? काजी साहब, शेख रशीद साहब का बयान तजादात का मजमुआ लगता है। मुझे लगता है शेख रशीद साहब को आज खुद भी नहीं पता लगा वो क्या कह गए हैं।
एक तरफ तो कह रहे हैं जो ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं इंतशार और खलफशार का है। जितना मैं जानता हूँ अदम एतमाद ना इंतशार है ना हलफशार है। जिस असम्बली ने वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर बनाया था वहाँ अदम एतमाद पेश की जा सकती है, कामयाब हो या नाकाम ये अलग इशू है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा इनको वो अपने वजीर आजम को कह रहे हैं। अपोजिशन से इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि सारी की सारी कमो बेशतर मेन लीडरशिप अपोजिशन 2-2 साल जेल रह चुकी है। मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या होगा? मैक्सिमम अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। सो व्हाट? इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना दिया था, बहुत बड़ा धरना था। उससे पहले ताहिरुल कादरी के जलसे की 14 लाशें भी थी। उस लाशों के सहारे पे उन्होंने उस लाशों को सड़क पे रख के उस नाम को बेचा था डी चौक में। तो क्या हुआ? अपोजिशन के पास खोने के लिए क्या होता है? आप जैसा एक आदमी होता, मेरे जैसा एक गरीब आदमी होता है, सारा गांव ना फटाफट सामान उठाता है, कीमती चीजें, तो सैलाब आ जाता है। कोई अपनी चीज उठाता है, मलक साहब ने कोई सोने की रखी है, कोई घड़ी उठाता है, कोई जेद उठाता है, और मेरे जैसा गरीब आदमी ना छत पे चाड़ पे लगा के ऐसे बैठ जाता है। वो कहते हैं पागला पूरे पिंड च हलचल मची दी है, तूफान आया है, सैलाब आया, लोग अपनी चीजें महफूज कर रहे हैं, कहता गुरबत का मजा ही अज आ रहा है, साढ़े को लुकान लिए है ही कुछ नहीं। तो ये शेख रशीद अल्लाह के बंदे को बंदा बताए, अपोजिशन को इससे ज्यादा क्या होगा? अब जो नुकसान होगा इनको होगा। दरअसल शेख साहब की भी वजारत तब्दीली के आ सकती है अगर पीटीआई रहती भी है तो, क्योंकि इसके लिए एक और हार्ड फेवरेट कैंडिडेट बन चुके हैं। तो मेरा ख्याल है शेख साहब की आज गुफ्तगू में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है, मियाँ मोहतरम इमरान खान साहब ने शेख साहब को मशवरा नहीं दिया कि घबराना नहीं। अच्छा भट्टी साहब, मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। मुझे भट्टी साहब आपसे पूछना है कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, क्योंकि पता चला कि मगरब से हवाएं आ रही हैं आजकल, कोई बारिश और बड़ी तब्दीली मुतवक्को है। मौसम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं कमेंट भी करना चाह रहा हूँ। मुझे शेख रशीद साहब को सुन के लगा वाकई वो घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे वज़ीर साहब अक्सर कहते हैं घबराना नहीं है, क्योंकि उनकी अगर दोनों आप स्टेटमेंट ले तो उनमें मुझे घबराहट नज़र आ रही है। आप क्या कहते हैं? अच्छा, मलक साहब इल्म लोगों को कहना है जब कोई बंदा बार बार कहे ना दूसरे को घबराना नहीं है, तो समझ लें कि वो खुद बहुत ज़्यादा घबरा रहा है और पैनिक कर रहा है, और घबराहट में ही वो गुफ्तगू कर रहा है। मैं आपको अपनी राय के मुताबिक बीइंग ए जर्नलिस्ट कह रहा हूं कि इस्लामाबाद किसी और दुनिया में रह रहा है, उसको पता ही नहीं कितनी डैमेज हो चुका है, वो उसको अंदाजा ही नहीं है, वो सिर्फ टकराव चाह रहा है। और शेख रशीद की भी गुफ्तगू में बार बार सुने अदम एतमाद मैक्सिमम कामयाब या नाकाम, दो चीजें हैं ना, दोनों में जमहूरियत बचेगी। कामयाब होती है इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, नाकाम होती है दूसरी हुकूमत आएगी, नहीं बना सकेगी, एक्सपोज हो जाएगी, नए इलेक्शन आ जाएंगे। वो टकराव कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को समझाया कि खुदा के वास्ते इस टकराव से बाद आ जाओ। तो शेख साहब को उस अहम तरीन शख्सियत ने सख्त नाराजगी का इजहार किया कि आपके हर बात में मुझे समझाने आ जाते हैं। और ये लेकिन भट्टी साहब को शुबात तो दूसरे वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर है, उनको उनके कई दोस्तों ने समझाया है कि खुदारा होश के नाहुन लें। भट्टी साहब बात यह है 3-3.5 साल तो उन्होंने कर ली, तो कहते हैं ना था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से बेशतरी मेरा रंग जर्द था। तो वो भी तो कह रहे हैं टेलीफोन आ रहे हैं, उधर भी तो हिलजुल है बहुत ज़्यादा। बहरहाल शेख रशीद और दूसरी बात ये आपने कहा कि उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। हजूर अगर ये टिक गए नवंबर तक तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। असल जो बात है मैं बिटवीन द लाइन कह दूं भट्टी साहब, नहीं असल बात आपने अब कही है। इमरान अपोजिशन तो ज़हनी तौर पे 1.5 साल देने के लिए तैयार है, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। वो इस कश्ती का बोझ नहीं उठा सकेगी अपोजिशन भी, बिजली भी बढ़ेगी, कीमत भी बढ़ेगी। वो जो आपने निशानदेही की है, अगर इमरान खान की मर्जी के मुताबिक बिसात बिछ गई तो इमरान खान से अपोजिशन को 2023 से 28 तक का डर है कि इलेक्शन हो ना हो, रिजल्ट में इमरान खान जीत जाएंगे।
इससे ज्यादा बात मेरे पर जलते हैं। अच्छा, मैं एक और बात आपसे, इलेक्शन चूंकि हो ना ये हो, आपका खास मौजू भी 10 है हल्कों और में हो, पूरे हल्कों में हो, शेख रशीद साहब ने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कोई बात की है कि सुलह की? मैं ये सुनवा दूं आपको, फिर आप बताइएगा, और मलिक साहब आप भी सुनाएं जी, क्या कहा है शेख साहब ने? जहांगीर तरीन जिम्मेदारी का सबूत देगा, और अगर तहरीक इंसाफ, मैं इमरान खान का साथी हूं, फैसला इमरान खान का है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, मुझसे किसी ने नहीं पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि जहांगीर तरीन से भी बात होनी चाहिए। हाँ जी, कोई मुतहरक है गुरो शेख? ये पहले भी हमने सुना था, आपकी भी खबर थी कि 2-3 दफा राब्ते की कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से। भट्टी साहब, ताज़ा तरीन क्या है? मेरी इतला है जहांगीर तरीन ही नहीं मिल रहे, ना सिर्फ मोहतरम शेख रशीद साहब और जो इमरान खान के और करीबी साथी हैं जो थोड़ा सा सियासी तजर्बा रखते हैं। एक तो लैंडेड है ना, ऊपर से आए और उन्होंने हुकूमत गई तो चले गए। उन सब ने मशवरा दिया है कि आपको किसी भी कीमत पर जहांगीर तरीन को लूज नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस हुकूमत में बनाने में मेन ब्रिज का रोल अदा किया। अगर वो ना होते तो हुकूमत ना होती। यहां तक वुज़रा ने कहा है, वुज़रा ने, काजी साहब ये लफ्ज मेरी नोट कर लें, वुज़रा ने और इमरान खान के दोस्तों ने। लेकिन इमरान खान साहब की एक ही ख्वाहिश है, याद रख लें, वज़ीर आला पंजाब इमरान खान अपनी हुकूमत कुर्बान कर देंगे, वज़ीर आला पंजाब की पे आंच नहीं आने देंगे, तो वज़ीर आला पंजाब की कहानी ख़त्म हो चुकी है। पंजाब के नंबर गेम अपोजिशन के मेरी अब तक की इतला के मुताबिक पूरे हो चुके हैं। कल को अदम एतमाद नाकाम भी हो सकती है। मैं हतमी फैसला, गैब का इलम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म को बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपको जहांगीर तरीन से मुलाकात करनी चाहिए, दिल साफ करके करना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म का एक ख्याल है जिस पे आपने निशानदेही की है कि उन्हें अगले साल मिल जाएगा। वो कहते हैं बसात मैं अपनी मर्जी पे आखिरी चाल मैं चलूंगा और मेरी चाल मुझे 2028 तक लेके जाएगी। ये ब्रेक है, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ये जो कानूनी फ्लोर क्रॉसिंग का क्या मामला है, कानूनी मामला क्या है, इस पर जरा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लिए हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ कानूनदान, दानिशवर और सियासतदान जनाब एतसाज हसन साहब हमारे साथ हैं। हमेशा की तरह हम पे मेहरबानी फरमाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। मैं पहला एक सियासी सवाल कर देता हूँ, क्योंकि आपकी सियासत का हवाला भी उतना ही नहीं बड़ा है जितना कानून का। हुजूर, क्या लगता है आपको, क्या क्राइम है? कुछ नज़र नहीं आ रहा या क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही कि आपको लगता है कि क्योंकि अब जरदारी साहब भी जो है इसमें पूरी तरह इसमें आ गए हैं, मुतहरक हो गए हैं, तो आपको लगता है ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये कामयाब हो जाएगी? दो बातें मैं पहले अर्ज कर दूं। इब्तिदान आप समझे कि पहली तो बात यह है कि किसी भी आप पाकिस्तानी से पूछ लें या पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए किसी भी मुबस्सर से, किसी भी तजजियाकार से, आप खुद आपस में देख लें। पाकिस्तान में, मेरी एक बात याद रखें, मैं कई दफा कह चुका हूँ, पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशेनगोई नहीं की जा सकती। अच्छा, यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। तो जो भी हो, कोई शेख रशीद की तरह फड़ मार रहा हो, कुर्बानी से पहले कुर्बानी ला रहा हो, मुसद्दिक मलिक की तरह जरा शराफत से कोई बात कर रहा हो, पर प्रेडिक्शन कर रहा हो, ये यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान डिफाई करता है हर प्रेडिक्शन को, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के लोग हर चीज को। जो आज सोच रहे हैं कि फलां पसपा हो गया, हो जाएगा, वो कोई पता नहीं। वो पसपा ही के 5 दिन बाद वो जब नए रूप में उठे तो उभरे तो वो 50 फुट का हो। तो एक तो ये बात है। ठीक। दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है जिसका आप जिक्र खास करना चाहते हैं इसमें, कि जरदारी साहब भी अब इसमें आ गए हैं। जरदारी साहब का मशवरा अगर पहले माना जाता, पीडीएम मानती, और पीडीएम उस वक्त बड़े जोम में थी, तो उनको बेहतर, उनके लिए बेहतर होता। अभी भी इख्तलाफात हैं, कोई बात ज़हन पूरे मिले नहीं है, क्योंकि हमारी राय ये सूबे में पहले करना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस।
अगर करना है तो पहले सूबों में करना चाहिए, बाद में पंजाब में पहले करना चाहिए, बाद में सेंटर का। वो फिर कमज़ोर हो जाता है। ये बड़ा एक ऐसा थ्योरम है जिसको कभी बैठ के समझेंगे तारीख के हवाले से। ये अर्थशास्त्र में भी दिया गया है, और कि पहले बाहर की चौकियों को आप कमज़ोर करते हैं, फिर सेंटर में आप अपना सामना का मकाम बनाते हैं, आमने सामने का। ये जो पीडीएम वाले हैं, ये तो मेरा ख्याल है ज़्यादा जल्दी में है कोई हलवा खाने की, बहुत जल्दी है। और कभी ये कह देते हैं कि कल और या क्या तारीख थी 10 सितंबर को या 8 दिसंबर को या आर या पार, फिर 8 दिसंबर को कहते हैं 13 तारीख को या आर या पार। और ये इस तरह इसको तेजी से ये समझते हैं सारे मामलात हो सकते हैं, तेजी से ये मामलात नहीं होते। अब इनको ये यकीन जरूर हो गया है पीडीएम को, और उनके एक लीडर ने नहीं, उनके बड़े और काफी मोतबर लीडर ने। एक तो लीडर ऐसे हैं जो वैसे ही बात कर देते हैं, और वो तो गालम गलोच ग्रुप है, गालम गलोच ब्रिगेड जो इन्होंने बनाया था, और जिसके बारे में बड़ी पहले से 4 साल पहले 5 साल पहले से मैं निशानदेही करता आ रहा हूँ। पर वो ग्रुप है, वो इस किस्म की बातें कर देते हैं, जी बस हमने उड़ा देना, सब सफाया कर देना और फिर ये हो जाना। अब वो कहने पे ये बात कहने पे मजबूर हो गए, कहने पे, सिर्फ तस्लीम करने पे से नहीं, बल्कि खुद कहते हैं, अपनी जबान से कहते हैं, दूसरों को उस पे माइल करने पे आ गए हैं कि जनाब अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है। उसका तर्जमा इस दौर में ये हो रहा है कि उनसे हाथ उठा लिया, उनके सर से हाथ उठा लिया, गहमद खान के सर के हाथ से हाथ उठा लिया है। ये मौलाना फजल रहमान की ज़बानी भी यही बात है। ये हत्ता के मैं समझता हूँ ऐसा शाइस्ता गुफ्तगू जो है शायद खाकान अब्बासी, उसकी ज़बान पे बार बार आ रहा है कि जी उन्होंने हाथ उठा लिया, बस चेंज हो गया जी। और वो तो कहते हैं जो राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं जी बस रियासत ने जिस दिन हमें कहा तो हम मूव कर देंगे, उस दिन मूव करेंगे। तो ये तो अब सिर्फ इस पे ही इंतजार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या इनको हुक्म देती है। जो एस्टेब्लिशमेंट हुक्म देती है वो ये करने को तैयार है, वरना इनके पास तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी अगर किसी के पास अभी भी है तो मैं एक बात आपको करता रहता हूँ ये भी कि कीप एन आई ऑन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। बिल्कुल उस पे देखें, वो इस सारे मामले में फिर भी शाइस्तगी से चल रहा है। जलसे में जरा गर्म तकरीर होती है, बिल्कुल होती है, असेंबली में बड़ी ठंडी तकरीर होती है। कल परसों आप उनकी तकरीरें सुन रहे हैं, बड़ी बगैर किसी, तो आप देखें उसकी छोटी सी चोट ने कितना बड़ा जख्म लगाया। उसकी छोटी सी चोट थी जब उसने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट के सामने के आगे एक एस लगा के प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कह दी। ये एक छोटी सी चोट थी, हंसते हंसते लगा दी, और खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस पर तालियां बजा दी। और ये उस किस्म की चोट थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है, एक नरम सी बात, नरम बात में एक बड़ी गहरी बात, बड़ी उन्होंने बड़ा इस पे प्लाडिट्स भी और उनकी तारीफ भी हुई। एक सवाल मैं कर दूं फिर, ये बताइए फ्लोर क्रॉसिंग का क्या कानून है? क्या पीटीआई के लोग जाके उधर वोट दे सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं? एब्सेंट होंगे तो कानून क्या करेगा? नहीं, पीटीआई के वोट अगर तो अच्छा एतजाज साहब, मैं जरा इस सवाल को मजीद आसान कर दूं। एतजाज साहब काबिल एहतराम एतजाज साहब, मैं सिर्फ ये सवाल और आसान कर दूं। पीटीआई के लोग, पंजाब असम्बली में दमाद आती है, पीटीआई के लोग अगर जाके फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, वो वोट काउंट होगा नहीं होगा? फ्लोर क्रॉसिंग तो इलेक्शन कमीशन करेगा, सिर्फ ये रहनुमाई फरमा दे। नहीं, काउंट वोट तो काउंट होगा। वोट के ना काउंट होने का इसमें नहीं है। पहले होता था कि वोट जो माइनॉरिटी में हो, एक पार्टी के माइनॉरिटी ग्रुप बन जाए, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, तो माइनॉरिटी के वोट जो है पार्टी के, वो सारे काउंट ही नहीं होते।
लेकिन अब ये नहीं है, अब वोट काउंट होता है, वोट पड़ता है, पर वो मेंबरशिप से जाता है। 3 ग्राउंड पे अगर वोट पार्टी के फैसले के खिलाफ एक MNA या MPA करता है या सेनेटर, तो सेनेटर को तो खैर इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में नहीं आते, पर नंबर 1 इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, और नंबर 3 बजट पे। बजट, इन तीनों में से अगर कोई और वोट हो, मिसाल के तौर पे मछलियों की फरोग, मछली पाल इंडस्ट्री पे कोई वोट हो, तो एक लॉ बना हुआ हो, उसमें लॉ में या नया लॉ बनाया जाए, उसमें वो वोट खिलाफ देता पार्टी के, वो दे सकता है, उसको कोई वो सीट लूज नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में नापसंदीदा समझा जाता है, लीडरशिप के आईज में वो गिर जाता है कि नजरों में, लेकिन वो सीट लूज नहीं करता। पर इन 3 वोटों में किसी एक पे वो वोट पार्टी के खिलाफ देता है, वो PTI का होगा, वो अगर खिलाफ देगा तो उसकी सीट चली जाएगी। उसके नवाज इमरान खान को चाहे हटा दिया ख्वाह, लेकिन अगर पार्टी के PTI के खिलाफ उसने वोट दिया तो आईन का ये तकाजा है कि उसकी सीट, वो उसके बाद मेंबर नहीं रह सकता। और एब्सेंस की सूरत में एतजाज साहब, एब्सेंस को भी समझा जाएगा। अच्छा एतजाज साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्या फौरी तौर पर हो जाएगा या इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजेंगे? नहीं, वो लिख के भेजेंगे। जो लीडर है पार्टी के, जिनको जो पार्टी के लीडर हैं इन दी हाउस, वो तो मतलब है इमरान खान, वो तो वही रहेगा ना जिसके खिलाफ वोट मोशन हो भी गया, तो वो अपनी सीट प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की छोड़नी पड़ेगी उसको, पर उसकी पार्टी लीडरशिप तो नहीं जाएगी। वो रेफरेंस करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और इलेक्शन कमीशन फिर उस पर फैसला करेगी, पर वो पाबंद होगी। वो इसमें डिस्क्रेशन नहीं है इलेक्शन कमीशन की। इसमें अगर डिस्क्रेशन किसी की है तो पार्टी लीडर की है कि वो अपने खिलाफ भी वोट होने दे और उसके खिलाफ एक्शन भी ना ले, ये उसकी। मगर इत्तेजाज साहब, मैं दोबारा इसी चीज़ की वजाहत चाहूँगा क्योंकि बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। वोट काउंट होगा, वोट आपका असर रखेगा, वो जिंदा रहेगा। अब पार्टी चाहे आपको निकाले या ना निकाले, वोट आपने दे दिया, वो काउंट होगा। एम आई राइट? जी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपको अर्ज किया पहले, एक ये प्रोविजन खास थी कि मेजॉरिटी के साथ सारे ही वोट समझे जाएंगे, और अगर कोई 10 बंदों ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना के और सो कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अपनी पार्टी के और अपने चीफ मिनिस्टर के या अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डाल दिया है, तो वो कोई वोट भी काउंट नहीं होगा। माइनॉरिटी वोट 0 काउंट होगा, 0, और मेजॉरिटी वोट टोटल काउंट होगा। तो अब वो ऐसी नहीं है, अब ये पोजीशन क्लियर है कि वो वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो पार्टी में मेंबर नहीं रह सकता। इत्तेजाज साहब, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, क्योंकि हमारी खबरें यही है कि जरदारी साहब ने इनिशिएट किया ये सारी अदम एतमाद को। तो असल सवाल ये है कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब होती है तो आगे पॉलिटिकल सिनेरियो कौन होगा, कौन पावर में आएगा, आपस में क्या ये नई लड़ाइयाँ नहीं शुरू हो जाएंगी? ये अमूमन तो वैसे एक दफा ये भी प्रोविजन थी, आपको बताऊं, ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन थी शुरू में, आगाज में, कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है तो जो सक्सेसर, जिसने वो उसकी जगह लेनी है प्राइम मिनिस्टर की, निकाले गए प्राइम मिनिस्टर की, उसका नाम नॉमिनेट किया जाएगा उसी करारदाद में जो अदम एतमाद की तहरीक होगी। तो पहले से ही आपको पता होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर, अगर ये जा रहे हैं तो ये दूसरे आ रहे हैं, अगर चर्चिल जा रहा है तो एटली आ रहा है, या एटली जा रहा है तो चर्चिल आ रहा है। तो ये पहले से मालूम होगा लोगों को। इसमें एक स्टेबिलिटी की जमानत थी, लेकिन अब चूंकि ऐसा नहीं है, ऐसी इसका फैसला बाद में तय करना है पार्टी ने कि प्राइम मिनिस्टर को तो हटा दिया या चीफ मिनिस्टर को तो हटा दिया है, अब बुजदार को हटा के अब हमने नया बंदा लाना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बुजदार की ताकत ये नहीं है कि उसके पीछे से किसी की जुबानी
इमदाद है या किसी की दुआएं हैं या किसी मैं ये नहीं समझता हूँ। उसकी ताकत ये है कि अगर बुजदार को किसी वक्त इमरान खान हटाता है तो जो गवर्नमेंट पार्टी है पंजाब में, वहाँ उसमें 10 चीफ मिनिस्टर निकल आएंगे। हर कोई अपना हिस्सा मांग रहा होगा। कुछ 4 इकट्ठे बैठ के भाग के भावल नगर जाके छुप गए हो जाएंगे, जो 1950s में होता रहा मुमताज, सुल्ताना और ममदोद के दरमियान, और जो कश्मकश होती थी, फिरोज खान नून आए हुए कश्मकश होती थी, और वो 4-4, 5-5 की टोलियां जाके बैठती थी। अच्छा एतजाज साहब जरा रहनुमाई फरमाएं, आप एतजाज साहब मुशर्रफ के खिलाफ, अगर इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ मूवमेंट में एतजाज ऐसा ना होते, वो कामयाब ना होते, सियासी जदोजहद, आइनी जदोजहद और जमहूरियत के लिए, और साबित आपने किया। ये जो पीका कानून लाया है, फेक न्यूज़, ये क्या है? हम क्या सहाफत का गला घोटने के लिए है या सही कानून है? एतजाज ऐसे सब क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी कानून की किसी हद तक जरूरत यकीनन है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, ये आपने देखा है, इस पे बड़ी ब्लैकमेल हो रही है, और इस किस्म की ये, बल्कि जो ब्लैकमेल की धमकी देती रहती है मरियम बीबी साहबा, वो भी इसी किस्म की टेप्स है ना, जिन पे वो बंदा खुदकुशी कर लेगा पर ये नहीं चाहेगा कि ये मेरी टेप किसी ला ताल्लुक खातून के साथ बराना आई हुई हो, तस्वीर छपे। तो ये इस किस्म की जो ब्लैकमेलिंग है उसको डिस्करेज करने के लिए है। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें इनको तमीज़ और इम्तियाज जरूर बरतना चाहिए था इस कानून में, कि आम साफी जो आपकी तनकीद करता है, जो मेहनत करता है, जो स्टोरी लेके आता है, और जो मेन मीडिया पे थ्रू दी मतलब है प्रोसेस एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर एडिटर बैठे हुए, आप जैसा बंदा कहेगा कि जी ये इसको तो चलाना ही नहीं है भाई, ये तो बड़ी ज्यादती है, ये इस किस्म की टेक्स तो लग है, हम नहीं चलाते देते। तो वो इस लिहाज से ये बड़ा हार्श लॉ है, और बड़ा इस लिहाज से इससे ज्यादा इम्कान है कि बुनियादी हकूक जो है, खासकर आर्टिकल 19A और 19 यानी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, तो उस पे कदगने लगेंगी और उस पे पाबंदियां लगने का ज्यादा इम्कान। मैं फिर जरा क्लियर करता हूँ, सोशल मीडिया का गंद खत्म होना चाहिए, गलीज गुफ्तगू खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि सोर्सेज से आप खबर नहीं चला सकते। एक काबीना की मीटिंग होती है, इत्तेफाक कोई मिनिस्टर मुझे 2 आके बातें बता देता है, वो कहते हैं ये खबर भी आप चलाओगे तो फेक न्यूज, आप 5 साल के लिए अंदर गए, ही सेड शी सेड रहेगा, सोर्सेज से खबर नहीं चला सकते आप। हकीकत में ये भी एक बाकी साहब एक बात तो तस्लीम करनी पड़ेगी, आप तो इस प्रोफेशन में है कि बहुत सारे लोग जिनके पास गैर मोतबर इतला होती है, बाकायदा गैर मोतबर होती है, लेकिन वो चलाना चाहते हैं अपने किसी बुग़्ज़ के तहत, किसी टारगेट सियासतदान हो या कोई और हो उसके खिलाफ, जिस तरह जज अरशद को ब्लैकमेल किया गया, तो वो भी तो उसमें भी तो कोई रुकावट होनी चाहिए ना। एक बंदा कहता हो कि जी मेरे पास अभी 10 और टेपे भी हैं, मेरे खिलाफ अगर किसी ने शरारत की तो सब अर्ज ये है, वो आप ठीक फरमा रहे हैं, वो तो मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसको मीडिया ने कवर की, इसका मतलब है मीडिया अरेस्ट हो जाएगा सारा। नहीं, मीडिया को तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें, ये मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना जी। सहाफती फराइज जो बाकायदा सहाफती फराइज दे रहे हैं, उन साफियों को इससे इम्तियाज ऐसा होना चाहिए जी जी, जो ब्लैकमेल कर रहा है, जो कि आप ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस हो और कानून को इस अंदाज से तशरीह की जाए
कि जो है वो जो फेर लोग ना उसमें नेट हों। वक्त ख़त्म हुआ, बात ख़त्म करने को दिल नहीं करता जब ये एतजाज़ साहब आए, मगर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। थैंक यू वेरी मच साहब, आपने हमें बड़ा कीमती वक्त दिया और बहुत कुछ हमने सीखा भी। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं नाज़रीन। अभी बहुत से इशूज़ हैं, स्विस स्कैंडल की भी बात करेंगे, स्विस और साथ जो रूस की जो अहमियत बड़ी है और जो हम प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं इसकी क्या अहमियत है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, क्या रोएं और कितना रोएं? 1400 लोग हैं, मैं ये नहीं कहता, उनमें बहुत से लोगों ने हलाल का पैसा भी रखा होगा वहाँ पे, अगर यानी रखा होगा तो कुछ लोगों के नाम भी आए हैं वो आपके सामने हैं, बहुत से लोगों के नाम नहीं आए। ये मुझे याद पड़ता है कि हमने डिले किया था मुआहिदा, पाकिस्तान का एक अफसर जाके ये मुआहिदा कर आया था, मगर बाद में इसहाक डार साहब को पता चला तो उन्होंने उसको दोबारा कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं हुआ, इसे दोबारा करेंगे। अब उसमें कुछ लोगों ने अकाउंट गायब कर लिए, कुछ ये ऐसे भी रिकॉर्ड आया है कि अकाउंट माजी में रखे गए थे, अब नहीं है मगर रिकॉर्ड तो रहता है। तो आप क्या इस पर कमेंट करेंगे भट्टी साहब? काजी साहब देखें, इसहाक डार का काज जिन्होंने खुद मुबैना अरबों खरबों रुपए ले जाके मनी लॉन्ड्रिंग से में फिर फ्लैट और दूसरी चीज़ें ली हो, वो मनी लॉन्डरों को ही सपोर्ट करेंगे। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में खबरें तो आ जाती हैं फलां आदमी ने, अब वो अख्तर अब्दुर्रहमान साहब की आई, भाई उनके पास इतना पैसा क्यों आया? भाई इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये कौम का पैसा है। क्या यही वजह है कि चंद खानदान अमीर तर अमीर खरबों रुपए के मालक हो जाते हैं, 95% लोगों को रोजगार नहीं मिलता? कादी साहब, ये खसूसन जो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और ये सोशल मीडिया पे गंदी, लेकिन कौन करेगा? हमें तो समझ नहीं आ रही। अब वजीर आज़म ईमानदार भी हैं, इमरान खान साहब हैं, तो वो लटकाएं इनको। पनामा आया, उसमें भी 400 से कुछ ज़्यादा नाम थे, पंडोरा बक्स आया, वो भी आया, अब ये भी आ गया। अब मैं भी पता है कि करप्शन जुबान आम है, लेकिन इन्हें सजाएं कौन दिलाएगा? इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या काजी सईद ताहिर, मलिक आरिफ, हमीद भट्टी या दीगर हमारे साफी भाई सिर्फ निशानदेही करते रह जाए? आखिर इन्हें कानून की गिरफ्त में लाना होगा। अगर भट्टी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ रहा है, मगर मैं ये दूँ कि उनके साहबजादे जो हैं, इसकी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उन्होंने इसकी तरदीद की है, उनका मौक़िफ़ भी हम लेंगे, हमारा फोरम उनके लिए हाजिर है। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त एक इंतहाई अहम शख्सियत जनाब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। हजूर, मैं सीधा इस पे आता हूँ। एक तो जो दौरा है रूस का, इसकी क्या, और एट अ टाइम कि जब रूस की और वेस्ट की ठन गई है, 1,90,000 फौज एंटर हो चुकी है यूक्रेन के इलाकों में, ये भी जाना चाहिए नंबर 1। और दूसरा, आप क्या देखते हैं, ये एस्केलेट कर रही है, ये कहीं कोई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं हालात, और पाकिस्तान में इसमें कहाँ खड़ा है जनाब कसूरी साहब? अच्छा, मुझे आवाज़ आपकी साफ नहीं थी, जो मुझे सुनाई दिया है वो मैं ये कि हालात किस तरह बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जी, लाइन अच्छी नहीं थी। आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर आ रही है। अच्छा जी, ओके जी। जहाँ तक ये मामलात है ना यूक्रेन के, बड़ा गंभीर है और इतना आसान नहीं जितना कुछ वेस्ट का मीडिया बयान कर रहा है। एक जो यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन बहुत रूस के साथ, ये स्लाव नेशन है, स्लाव रेस है, एक ही रेस है, और सदियों इकट्ठे ये रहे हैं। और जो बहुत मशहूर वज़ीर आज़म थे गुरबाचोव, जो मशहूर ज़माना हुए थे, जब अपना जूता उठा के उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की टेबल पे दिखाया था, तो ये वो साहब वो टोटली मुंसलिक रहे सोवियत यूनियन से। गिला रूस को जो था वो ये था कि जब सोवियत यूनियन का इन्हदाम हो रहा था और उसके बाद जब बर्लिन वॉल गिरा दी गई और जर्मन यूनिफिकेशन इकट्ठ हो रही थी, तो रूस को अश्योरेंस दी गई कि अगर वो जर्मनी की यूनिफिकेशन जो है उसको मान जाए तो वेस्ट जो है नेटो को उसके बॉर्डर्स की तरफ नहीं लेके जाएगा। लेकिन उस वक्त रूस कमज़ोर था और फिर नेटो, अमेरिका ने, नेटो ने अपनी मनमानी की। और ये मैं नहीं कह रहा, आज बहुत बड़े जो राइटर हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, टॉमस फ्रीडमैन, उन्होंने बहुत बड़ा मजमून लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आज छपा है। उन्होंने क्या सिर्फ रूस रिस्पॉन्सिबल है जो आज के हालात हैं? और उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक ऐसा मौका था जब रूस कमज़ोर था, वो वेस्ट का हिस्सा बनना चाह रहा था, जमहूरियत
अपनाना चाह रहा था, तो सवाल ये पूछा गया भी ज़रूरत क्या थी नेटो को? नेटो तो सोवियत कम्युनिज्म के खिलाफ था, रूस के खिलाफ तो नहीं था। सोवियत कम्युनिज्म का तो इन्हदाम हो गया था सोवियत यूनियन का, तो खुद उनके पीछे ये पड़े, वहाँ जाके इन्होंने एक्सटेंड किया। जितना जैसे रूस मजबूत हो गया, उसने अपने दांत इनको दिखाए। पहले तो जॉर्जिया में दिखाया, उसके बाद जॉर्जिया के बाद इनको जब मैसेज फुल नहीं मिली तो फिर वो उन्होंने क्राइमिया में जो मुंसलिक था इससे यूक्रेन से, वहाँ कब्जा कर लिया। और फिर 2000 में साथ में मौजूद था कॉन्फ्रेंस में जो म्यूनिक में हुई थी, जहाँ एक मार्को तलारा तकरीर की थी प्रेसिडेंट पुतिन ने, और अमेरिका वाले बहुत नाराज़ थे। सेनेटर लूगर अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, ये इराक पे जब हमला अमेरिका ने किया है, ये उसके बाद की तकरीर है। उन्होंने कहा हम कोई नहीं मानते जो आप कहते हैं रूल्स बेस्ड, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस में जो इंटरनेशनल है उसको मानते हैं, क्योंकि बावजूद इसके कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को इजाज़त नहीं दी थी हमला करने की इराक पे, उन्होंने फिर भी वायलेट किया और एक चीज़ बनाई जिसका था कोलिशन ऑफ द विलिंग, यानी जो इनके साथ मिल जाए वो ठीक है। हमला किया, जो इराक का हशर हुआ वो हमको पता है, उसका अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ज़्यादा तो मुसलमान उससे मारे गए। तो उस पर पुतिन ने तकरीर की थी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको बदलना पड़ेगा रवैया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जॉर्जिया, उसके बाद क्राइमिया, फिर 2014 में इन इलाकों पे जहाँ रूस की अक्सरियत है, रूसी बोलने वालों की अक्सरियत है, रूसी नस्ल की, वहाँ अफेक्टिवली यूक्रेन की हुकूमत नहीं थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कीव किया है। वहाँ जिनको वेस्टर्न मीडिया सेपरेटिस्ट कह रहा है उनकी हुकूमत थी। आज जो किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने वो ये किया है कि उनको रिकग्नाइज कर लिया। अब अमेरिका शुरू से ये कह रहा है कि हम बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस लगाएंगे अगर रूस ने हमला किया यूक्रेन पे। अभी तक जब तक मैं सुन रहा था अमेरिका ने ये ऐलान नहीं किया कि क्या ये वही हमला है जिसके नतीजे में एक हिस्टोरिक नेचर की सैंक्शंस लगाई जाएंगी, या एक किस्म की रिकग्निशन है जो 2014 की पोजीशन थी उसको आज जो डेफेक्टो थी प्रेसिडेंट पुतिन ने उसको डे जोरे बनाया है, जिसको वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अगर तो वो सैंक्शंस लगती हैं तो सारी दुनिया पे असर पड़ेगा। लग नहीं रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक और ऐलान कर दिया और उन्होंने ये कहा, और आप तसलसल से कह रहे हैं कि अगर हमला हो भी गया, अभी तो ये भी नहीं क्लियर कि ये वो हमला डेफिनेशन में आता है या नहीं। वो कहते हैं अगर हमला हो भी गया तो अमेरिका अपने फौजी नहीं भेजेगा। अगर फौजी नहीं भेजेगा तो कम से कम जंग जिसका दुनिया को डर है कि को बहुत बड़ी जंग ना शुरू हो जाए, खुदा करे ऐसा ही हो जो बाइडन साहब कह रहे हैं कि फौजी नहीं भेजेंगे तो जंग वो नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो सैंक्शंस वो लग जाएंगी अगर वो हो गया। अभी क्लियर नहीं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने किस हद तक जाना है। सिचुएशन मजीद कॉम्प्लिकेट हो गई है, क्योंकि ये जो दो उन्होंने इलाकों को रिकग्नाइज किया है, इनकी बाउंड्रीज नहीं डिफाइन की गई। ये कई लोगों का ख्याल है कि बाउंड्री को एक्सटेंड करके एक लैंड कॉरिडोर क्राइमिया तक बना दिया जाएगा जो कि रूस का हिस्सा है। तो इतने बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। मेरी राय में ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है मामला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कसूरी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस कंडीशन में जिस तरह आपने बताया ये खासा कंफ्यूजिंग टाइम है, तो पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म का ये अच्छा टाइम है वहाँ जाने का? नंबर 1। नंबर 2, क्या इससे वेस्ट अमेरिका और वेस्ट यूरोप को क्या मैसेज मिलेगा इससे? मैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से पूछ रहा हूं। जी सुन लिया ना। जी मैं समझ गया। आपका बिल्कुल मुनासिब सवाल है, लेकिन उसका जवाब यूं है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो विजिट थी ये तो बहुत पहले से प्लान थी। आज से कई महीने पहले दोनों ने फ़ोन पे कॉल की थी, उस पर फैसला हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा रिपीट किया गया, जब बीजिंग गए उन्होंने उनको इनवाइट किया, उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो और फिर इसका पस मंज़र यह है कि $2 बिलियन की एक गैस पाइपलाइन ले डाउन की जा रही है कराची से कसूर तक। और ख्याल लोगों का यह था कि इस विज़िट में उसके ऊपर मज़ीद पेशरफ्त होगी या शायद सिग्नेचर हो जाए। फिर उसके अलावा एक तसलसल में देखें 2006 में
जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था प्रेसिडेंट मुशर्रफ गए प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट पे, वो गए जब प्राइम मिनिस्टर फ्रडकॉव उससे पहले 2004 या 5 में इस्लामाबाद आए, फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बाद प्रेसिडेंट जरदारी गए, अब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। फिर स्टील मिल में रूस का शुरू से इंटरेस्ट है। मुझे ये जो आज भी वज़ीर ख़ारजा है, मेरे वक्त में भी वज़ीर ख़ारजा थे लाजरोफ साहब, इन्होंने कई बार कहा कि वो स्टील मिल में आके उसको एक्सपेंशन को ट्रिपल कर देंगे उसकी जो है, और हम चाह रहे थे कि वो आए, लेकिन हमारी बदनसीबी कि उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने स्टील मिल की जो जो हो रही थी डीनेशनलाइजेशन उसको रोक दिया, जिसका अरबा डॉलर का नुकसान आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ये रूस का इंटरेस्ट स्टील मिल में भी रहा है, रूस का इंटरेस्ट ये रहा है पाकिस्तान से इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने में, और पाकिस्तान का तो बहरहाल इंटरेस्ट है और हमें अपने रास्ते खुले रखने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पॉलिसी के बारे में। हिंदुस्तान मरा जा रहा है अमेरिका से, जो अपने ताल्लुकात इतने करीबी करना चाह रहा है जिसकी हद नहीं, और अमेरिका ने भी बड़ी कोशिश की कि हिंदुस्तान को अपना वो एलाई बनाए, लेकिन हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जब अमेरिका ने और वेस्ट ने रेजोल्यूशन मूव किया यूक्रेन पे रूस के खिलाफ, तो हिंदुस्तान ने नहीं वोट दिया। यानी हिंदुस्तान ने फैसला किया कि उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, वो अमेरिका के पीछे नहीं लगेगा, बावजूद इसके कि वो अमेरिकन कैंप में जा रहा है। तो हमें भी एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दिखानी है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन हमें किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना। और फॉरेन ऑफिस तसलसल से कह रहा है कई महीने से कि हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और होना भी यूँ चाहिए। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है सबसे ज़्यादा अमेरिका है, फिर बरतानिया है, फिर यूरोपियन यूनियन है। तो इसलिए हमारे तो इंटरेस्ट में है, हमारे स्टूडेंट्स भी वेस्ट में पढ़ने जाते हैं। तो मैं कभी पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं रही कि वो किसी कैंप में जाए, और पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है, न्यूक्लियर पावर है, 5वीं 6ठी दुनिया की मजबूत फौज है। हमें क्या ज़रूरत है कि किसी का दुम छल्ला जाके बन जाए। हाँ, हमें क्लैरिटी के साथ मूव करना है। मुझे सर्टेनिटी है कि फॉरेन ऑफिस ने टोटल ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर को दी होगी, ब्रीफिंग पेपर्स बनाए होंगे, और वो कोई वजह नहीं कि इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाए कि जैसे हम वेस्ट के मुखालफत में रूस जा रहे हैं। कसूरी साहब, प्राइम मिनिस्टर बड़ा को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। यानी बड़ा एक आपने वाजे किया और बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको एक कुछ कमियाँ भी थी जो यकीनन दूर हुई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ख़बर एक ये भी है कि जर्मनी ने शेल्व कर दिया है रशियन जो पाइपलाइन वाला मामला है, मगर मेरे ख्याल में ये एक पता चला ये पहले से था मौजूद जो हमारा दौरा था। 12 एक गो ऑन, अल्लाह करे हालात बेहतर हो। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।